कुछ फिल्में होती हैं जो आप थिएटर में देखते हैं और शायद भूल जाते हैं। और फिर कुछ फिल्में होती हैं जो आपकी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जिनके डायलॉग हमारे रोज की बातचीत में घुस जाते हैं, बिल्कुल, जिनके गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं। आज हम ऐसी ही एक फिल्म की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में चलती है। हम बात कर रहे हैं शोले की। और हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि फिल्म कितनी बड़ी हिट थी या उसके डायलॉग कितने मशहूर हैं, हम जरा और गहराई में जाएंगे। हाँ, हमारी आज की पड़ताल का सवाल ये है कि भारत की सबसे मौलिक, सबसे देसी मानी जाने वाली फिल्म की जड़ें असल में हॉलीवुड के वाइल्ड वेस्ट यानी काउबॉय फिल्मों में इतनी मजबूती से कैसे जमी हुई थी। बिल्कुल, और ये सारी बातचीत एक कमाल के लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है शोले, इंडियाज टाइमलेस करी वेस्टर्न। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर थी या उससे कहीं ज्यादा कुछ और। हमारा मकसद ये देखना है कि कैसे रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने पश्चिमी सिनेमा के मसालों को लेकर एक ऐसी भारतीय डिश तैयार की जिसका स्वाद आज 50 साल बाद भी लोगों की जुबान पर है। ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि एक शानदार कल्चरल रीमिक्स था। तो चलिए शुरू करते हैं इस करी वेस्टर्न की पैदाइश से। जब मैं शोले के बारे में सोचता हूं तो आंखों के सामने धूल उड़ते, घोड़े दौड़ाते दो हीरो आते हैं। रामगढ़ का वो वीरान सा इलाका, हाँ, और बदले की आग। ये सब देखकर कहीं ना कहीं हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों की याद तो आती है। बिल्कुल आती है। लेख में साफ साफ सर्जियो लियोन की स्पैगेटी वेस्टर्न फिल्मों का जिक्र है। हाँ, जैसे द गुड, द बैड एंड द अगली। बिल्कुल, सोचिए, दो बेमेल हीरो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वीरान सा इलाका जहां कानून का कोई राज नहीं, और एक ऐसा खूंखार विलन जो कहानी पर हावी हो जाए। सही बात है। यहाँ तक कि अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई, जिसे हॉलीवुड ने द मैग्निफिसेंट 7 के नाम से बनाया, हाँ, उसकी भी छाप दिखती है। गांव को बचाने के लिए बाहर से लड़ाकों को लाना। लेकिन क्या इसे सीधी सीधी कॉपी कह देना सही होगा? क्योंकि बहुत लोग तो यही कहते हैं कि शोले तो बस वो वेस्टर्न फिल्मों को मिला के बना दी गई। ये नजरिया थोड़ा अधूरा है। देखिए, भारतीय सिनेमा ने हमेशा से बाहर की कहानियों से प्रेरणा ली है। हाँ। हमने शेक्सपियर से मकबूल और हैदर बनाई, द गॉडफादर से सरकार बनाई। ये हमारी खूबी है कि हम किसी बाहरी ढांचे को लेकर उसमें अपनी आत्मा भर देते हैं। अच्छा। तो जब विदेशी क्रिटिक्स ने शोले को करी वेस्टर्न कहा तो वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो एक नई जॉनर को नाम दे रहे थे। ये शब्द करी वेस्टर्न अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शायद फिल्म को सही तरीके से बयां भी करता है। हाँ। वेस्टर्न का ढांचा, लेकिन स्वाद एकदम हिंदुस्तानी। लेकिन आत्मा आपको खुद बनानी पड़ती है। वाह। और शोले की आत्मा वो 100% भारतीय थी। जयवीरू की दोस्ती, बसंती की बकबक, ठाकुर का बदला, रहीम चाचा का दर्द, ये सब कुछ इतना अपना था कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कोई वेस्टर्न फिल्म देख रहे हैं। और उस आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा थे इस फिल्म के किरदार। मतलब आज भी वो किरदार जिंदा है। चलिए जय और वीरू से शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, आज भी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो यही नाम आता है। उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। एक थोड़ा शांत सोचने वाला, दूसरा बिंदास और दिलफेक। वो सिक्के वाला सीन याद है? बिल्कुल। हेड्स या टेल्स, हर बार जब जय सिक्का उछालता था तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं ले रहा होता था, वो वीरू को बचा रहा होता था। उनकी दोस्ती में गहरा भरोसा था जो सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे लम्हों से बना था। सही। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सिर्फ एक बहाना नहीं था, वो उस रिश्ते का एंथम बन गया। मुझे तो वो साइड कार वाली मोटरसाइकिल आज भी याद है। वो उनकी दोस्ती का एक तरह से सिंबल बन गई थी। हाँ। अब आते हैं ठाकुर बलदेव सिंह पर। संजीव कुमार, क्या कमाल के एक्टर थे। एक ऐसा किरदार जिसके हाथ नहीं है लेकिन उसकी आंखों में इतनी आग है कि वो पूरे गांव को उम्मीद देती है। और ये किरदार कितना जटिल था। वो एक रिटायर्ड पुलिस वाला है जो कानून का रखवाला था, लेकिन अब वो कानून को ताक पर रखकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। वो दो अपराधियों जय और वीरू को काम पर रखता है एक और बड़े अपराधी को खत्म करने के लिए। ये एक ग्रे एरिया है। हाँ, ये तो है। वो हीरो भी है और एक तरह से एंटी हीरो भी। संजीव कुमार ने बिना हाथों का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी आवाज, अपनी आंखों और अपने कंधों से जो बेबसी और गुस्सा दिखाया, वो एक्टिंग की मास्टर क्लास है। और अब वो जिसके आने से पर्दे पर सन्नाटा छा जाता था, गब्बर सिंह। मुझे आज भी याद है जब अमजद खान पर्दे पर आते थे तो एक अजीब सा डर लगता था। उनका धीरे धीरे बोलना, अरे ओ सांभा,
और फिर वो खूंखार हंसी। गब्बर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा विलन क्यों बना? क्योंकि वो सिर्फ बुरा नहीं था, वो अनप्रिडिक्टेबल था। बिल्कुल। आपको पता नहीं होता था कि अगले पल वो हंसेगा या गोली मार देगा। लेख में उसकी जड़ों को सर्जियो लियोन के विलन्स जैसे टूको से जोड़ा गया है, जो क्रूर होने के साथ साथ थोड़े सनकी भी थे। लेकिन गब्बर की भाषा, उसका पहनावा, वो जिस तरह से अपने आदमियों से बात करता था, जो डर गया समझो मर गया, ये सब तो बहुत देसी था। ऐसा विलन तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल। और यहीं आर.डी. बर्मन का संगीत भी कमाल करता है। लेख में उनके बैकग्राउंड स्कोर की तुलना एनियो मोरिकोने के संगीत से की गई है। अच्छा। वो जो गब्बर के आने पर एक गिटार का पीस बजता है, वो तनाव और खौफ पैदा करता है। लेकिन इन सारी प्रेरणाओं के बावजूद गब्बर हमारा अपना विलन है। उसकी क्रूरता में भी एक अजीब सा मजाक था, एक अजीब सा करिश्मा था। सही बात है। सलीम जावेद ने एक वेस्टर्न विलन का ढांचा लिया और उसमें एक भारतीय डकैत की आत्मा डाल दी जो बीहड़ों से निकला था। कमाल की बात यह कि इतने दमदार किरदारों, जबरदस्त एक्शन और यादगार संगीत के बावजूद ये फिल्म शुरू में चली नहीं थी। मुझे तो आज भी इस बात पे यकीन नहीं होता। हाँ, ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। रिलीज के पहले 2 हफ्तों तक शोले एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी। सच में? हाँ, क्रिटिक्स ने इसे सिरे से नकार दिया था। इंडिया टुडे ने अपनी समीक्षा में लिखा, एक बुझा हुआ अंगारा। कहा गया कि ये महंगी और खोखली फिल्म है जो वेस्टर्न की भद्दी नकल है। अरे बाप रे। शुरुआती शोज में दर्शक एकदम चुप बैठे रहते थे। कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं। रमेश सिप्पी और पूरी टीम सदमे में थी। तो फिर ये जादू हुआ कैसे? एक फ्लॉप फिल्म अचानक से इतिहास की सबसे बड़ी हिट कैसे बन गई? जादू का नाम था वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा। तीसरे हफ्ते से चीजें बदलने लगीं। लोग थिएटर से निकलकर दोस्तों को फिल्म के डायलॉग सुना रहे थे। कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, ये लाइनें लोगों के जुबान पर चढ़ने लगी। और लोग दोबारा देखने आने लगे। हाँ, लोग दोबारा तिबारा फिल्म देखने जा रहे थे सिर्फ डायलॉग सुनने के लिए। और फिर वो हुआ जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पॉलीडोर म्यूजिक कंपनी ने हाँ, वो रिकॉर्ड वाला किस्सा। एक रिकॉर्ड रिलीज किया जिसमें गाने नहीं बल्कि 48 मिनट के सिर्फ डायलॉग थे, और वो रिकॉर्ड हाथों हाथ बिक गया। उसकी 5 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकीं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। क्या बात है। सोचिए, लोग घर पर कैसेट लगाकर फिल्म के डायलॉग सुन रहे थे। ये क्रेज का एक अलग ही लेवल था। बस यहीं से पूरी बाजी पलट गई। फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या आंकड़े थे। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में ये फिल्म लगातार 5 साल तक चली। 5 साल। बीबीसी इंडिया ने इसे मिलेनियम की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब ये अपने रिलीज के 40 साल बाद 2015 में पाकिस्तान में रिलीज हुई, तो वहां भी इसने उस समय की नई फिल्मों को टक्कर दी। जैसा कि फिल्म के वितरक श्याम श्रॉफ ने कहा था, शोले का सूरज कभी नहीं डूबता, और ये बात आज तक सच है। ये फिल्म समय और सरहदों के पार चली गई है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा राज छिपा है, एक ऐसा सच जो फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ा है। हम सब ने जो अंत देखा है, जहां ठाकुर गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है, वो असली अंत था ही नहीं। ये बात जब मुझे पता चली तो मेरा दिमाग घूम गया। ये बहुत जरूरी जानकारी है जो लेख में दी गई है। रमेश सिप्पी ने जो ओरिजिनल एंड शूट किया था, वो बहुत ही अलग और बहुत ज्यादा हिंसक था। कैसा था वो? असली अंत में ठाकुर गब्बर को पकड़ने के बाद अपने कीलों वाले जूतों से उसे कुचल कुचल कर मार डालता है। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन एक तरह का काव्यात्मक न्याय था। तो फिर उसे बदला क्यों गया? वो अंत तो कहानी के हिसाब से ज्यादा असरदार लगता है। ठाकुर का बदला पूरा होता है। वजह थी उस जमाने का राजनीतिक माहौल। फिल्म 1975 में रिलीज हुई, जिस साल देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ओहो। सेंसर बोर्ड उस वक्त बहुत ज्यादा सख्त था। उन्हें 2 चीजों पर सख्त ऐतराज था। पहला, एक पूर्व पुलिस अधिकारी का कानून को अपने हाथ में लेना। अच्छा। कि ये गलत संदेश देगा। हाँ। कि सिस्टम पर भरोसा मत करो, खुद ही इंसाफ कर लो। और दूसरा कारण शायद हिंसा थी। बिल्कुल, पर्दे पर इतनी ज्यादा क्रूरता दिखाने की इजाजत नहीं थी। सेंसर बोर्ड के दबाव में रमेश सिप्पी को अंत दोबारा शूट करना पड़ा। पूरी टीम को वापस रामनगरम बुलाया गया और जल्दबाजी में वो क्लाइमैक्स फिल्माया गया जो हम आज देखते हैं, जिसमें ठाकुर गब्बर को मारता नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर देता है। सही। यानी दशकों तक हमने एक समझौता किया हुआ अंत देखा, लेकिन अब शायद सिने प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। लेख के मुताबिक 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद फिल्म के ओरिजिनल नेगेटिव्स को रीस्टोर किया गया है। अरे वाह।
और अब शोले का वो असली अनकट डायरेक्टर कट संस्करण उपलब्ध है, जिसमें वही ओरिजिनल क्लाइमैक्स और कुछ और हटाए गए सीन भी शामिल हैं। और इसका प्रीमियर भी बड़े शानदार तरीके से हुआ है। इसे हाल ही में इटली के बोलोना में इल सिनेमा रिट्रोवाटो फेस्टिवल में हाँ, वहाँ यूरोप की सबसे बड़ी ओपन एयर स्क्रीन पर दिखाया गया। मतलब दुनिया को आखिरकार रमेश सिप्पी का असली विजन देखने का मौका मिल रहा है। ये फिल्म के लिए एक तरह की घर वापसी है। बिल्कुल, ये उस कलात्मक दृष्टि को सम्मान देना है जिसे उस समय की परिस्थितियों ने दबा दिया था। तो अब हम इस बातचीत के आखिर में आते हैं। सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद भी शोले हमारे लिए इतनी खास क्यों है? इस पर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, शोले 3 घंटे में बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाती है, और सबसे जरूरी बात, काव्यात्मक न्याय। ये वो चीज है जो आपको और मुझे शायद पूरी जिंदगी में कभी ना मिले। और यही फिल्म की विरासत का सार है। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है। इसने कमर्शियल सिनेमा के नियम बदल दिए। सही। इसने साबित किया कि एक विदेशी जॉनर को लेकर उसे पूरी तरह से भारतीय बनाया जा सकता है। ये एक ऐसी फिल्म थी जो उधार ली हुई थी, लेकिन फिर भी बिना किसी शर्म के पूरी तरह से हमारी अपनी थी। सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने हॉलीवुड के वाइल्ड वेस्ट को लिया और उसे रामगढ़ की धूल भरी जमीन पर दोबारा जिंदा कर दिया। उन्होंने हमें एक ऐसी दोस्ती दी जो अमर हो गई, एक ऐसा विलन दिया जिसे हम कभी भूल नहीं पाए, और ऐसे डायलॉग दिए जो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए। हाँ, ये हॉलीवुड से प्रेरित थी, लेकिन जैसा कि लेख में कहा गया है, प्रेरणा लेना चोरी नहीं है, ये विकास है, एवोल्यूशन है। वाह, क्या बात है। शोले ने वेस्टर्न फिल्मों की नकल नहीं की, इसने उनसे सीखा और कुछ ऐसा बनाया जो उनसे भी बड़ा हो गया, कम से कम हमारे लिए। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस ग्लोबल दौर में जब हम नेटफ्लिक्स और अमेज़न पर दुनिया भर का सिनेमा देख रहे हैं, कोरिया से लेकर स्पेन तक, प्रेरणा और नकल के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कौन सी बात किसी कहानी को वाकई हमारी बनाती है? क्या वो सिर्फ भाषा है, या किरदार है, या वो भावनाएं हैं जिनसे हम जुड़ जाते हैं? शोले ने हमें सिखाया कि एक कहानी की जड़ें कहीं भी हों, अगर उसका दिल हिंदुस्तानी है तो वो हमेशा हमारी रहेगी।